बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलाम वालेकुम। मैं हूं लतीफ़ रहमानी और आज हम स्टार्ट करने जा रहे हैं हमारा इंट्रोडक्शन टू साइकोलॉजी के अंदर चैप्टर नंबर 2, जो कि रिसर्च से रिलेटेड होता है। इसका नाम साइकोलॉजिकल साइंस एक बुक में है, एक बुक में रिसर्च इन साइकोलॉजी है। तो हर बुक में इसका जो नाम डिफरेंट हो सकता है। जब हम इंट्रोडक्शन टू साइकोलॉजी की कोई भी बुक पढ़ते हैं तो बेसिकली इसके अंदर रिसर्च के बारे में बात की जाती है कि रिसर्च क्या होती है और किस किस तरह से की जाती है। ठीक है, तो इस चैप्टर के अंदर सारा बेसिकली रिसर्च को ही डिस्कस करेंगे। तो स्टार्ट करते हैं। साइकोलॉजिकल साइंस या फिर रिसर्च इन साइकोलॉजी सबसे पहले हम डिफाइन कर लेते हैं। प्रीवियस लेक्चर के अंदर भी आपने देख लिया होगा रिसर्च क्या होती है और उसकी टाइप्स डिफरेंट देखी थी। रिसर्च की डेफिनेशन एक दफा रिवाइज कर लेते हैं। रिसर्च इज द सिस्टमैटिक एंड मेथोडिकल इन्वेस्टिगेशन कैरिड आउट टू डिस्कवर न्यू नॉलेज, जनरेट इनसाइट्स एंड आंसर स्पेसिफिक क्वेश्चंस। बेसिकली रिसर्च होता क्या है, हम किसी भी चीज का जब आंसर तलाश करना होता है या उसको फर्दर डीपली स्टडी करना होता है तो उसके लिए हम एक सिस्टमैटिक प्रोसेस क्या करते हैं, चूज करते हैं या आप कह सकते हैं यूज करते हैं आंसर तक पहुंचने के लिए। इट इन्वॉल्व्स द कलेक्शन, एनालिसिस एंड इंटरप्रिटेशन ऑफ डेटा टू ड्रा कंक्लूजन्स। इसमें प्रोसेस के अंदर आपका डाटा कलेक्शन होता है, एनालिसिस होता है, फिर उसके बाद इंटरप्रिटेशन होता है एंड कंट्रीब्यूट टू द एग्जिस्टिंग बॉडी ऑफ नॉलेज ऑन अ सब्जेक्ट। और उस सब्जेक्ट में या आप कह सकते हो उस फील्ड के अंदर नॉलेज में इजाफा करते हैं इस प्रोसेस के थ्रू। अच्छा, अब आ जाते हैं चैप्टर के अंदर जो बात हुई है उसकी एक थोड़ी सी बेस बनाते हैं हम रिसर्च के पॉइंट ऑफ व्यू से। क्वेश्चन क्वेश्चन क्वेश्चन, एवरीवन हैज क्वेश्चंस अबाउट बिहेवियर। हम डेली लाइफ के अंदर या अपने आप कह सकते हैं रोजमर्रा के एक्सपीरियंसेस के अंदर हम बेसिकली बिहेवियर को लेकर या कह सकते हैं डिफरेंट चीजों को लेकर क्वेश्चंस रेज करते रहते हैं। इन्वेस्टिगेटिंग दीज क्वेश्चंस इन व्हाट साइकोलॉजी इज ऑल अबाउट। बेसिकली वो कहते हैं कि इन्हीं तमाम क्वेश्चंस को इन्वेस्टिगेट करना ही बेसिकली साइकोलॉजी है। अच्छा, some of these questions pop up in everyday life. Many a parent, for example, has wondered whether violent video games could have a harmful effect on their children's behavior. मतलब वो कहते हैं इनमें से बहुत सारे क्वेश्चन होते हैं जो हम डेली लाइफ के अंदर हम एक्सपीरियंस करते हैं या रेज कर रहे होते हैं या पूछ रहे होते हैं। जैसे मिसाल के तौर पर कुछ पेरेंट्स ये क्वेश्चन करते हैं कि जो हार्मफुल जो वायलेंट गेम्स हैं वो हमारे बच्चों के बिहेवियर पर किस तरह से असरअंदाज होती है, उनका इम्पैक्ट क्या होता है। इसी तरह से जब हम बात करते हैं किसी और क्वेश्चन की, आप कह सकते हैं कि जिस साइकोलॉजिस्ट जो रेज करते हैं क्वेश्चन वो थोड़े से डिफरेंट होते हैं दूसरे लोगों से। जैसे मिसाल के तौर पर यू मे नेवर हैव वंडर्ड व्हाट इफेक्ट्स योर स्लीपिंग हैबिट्स और आईक्यू कुड हैव ऑन योर लाइफ एक्सपेक्टेंसी। यानी कि आम बंदा इस तरह के क्वेश्चन नहीं करता, ये जो साइकोलॉजिस्ट हैं वो ही रेज कर सकते हैं इस तरह के क्वेश्चन। अच्छा, अब इन तमाम क्वेश्चंस का आंसर कैसे मिलता है ये हमारा क्वेश्चन होता है। अगर हम ये रेज करें तो इस सब का क्वेश्चन बेसिकली आपको रिसर्च के थ्रू मिलता है। Psychologists study the behavior of both humans and animals. The main purpose of this research is to help us understand people and to improve the quality of humans' life. ये बेसिकली इन बिहेवियर को स्टडी करते हैं, ह्यूमंस को स्टडी करते हैं, एनिमल्स को स्टडी करते हैं जो साइकोलॉजिस्ट होते हैं। और इसका रिसर्च का मतलब क्या होता है कि किसी तरह से ह्यूमन लाइफ को जो है वो बेहतर किया जा सके, क्वालिटी लाइफ गुजारी जा सके या बनाई जा सके। ये सारी बेसिकली मतलब ये रिसर्च के थ्रू हो रहा होता है। अच्छा, साइकोलॉजिकल रिसर्च इज यूज टू इन अ रेंज ऑफ इंपॉर्टेंट एरियाज फ्रॉम पब्लिक पॉलिसी टू ड्राइवर सेफ्टी। यानी कि जो बेसिकली साइकोलॉजिकल रिसर्च है ना वो किसी खास टॉपिक के लिए या खास फील्ड के लिए लिमिटेड नहीं है। ये कहते हैं बहुत वास्ट है, यानी कि डिफरेंट फील्ड्स के अंदर ये अप्लाई होती है। मिसाल के तौर पर इट गाइड्स कोर्ट रूलिंग्स विद रिस्पेक्ट टू रेसिज्म एंड सेक्सिज्म। मतलब ये कोर्ट रूलिंग्स को भी आप कह सकते हैं कि गाइड करती है। मतलब ये अदालत के अंदर भी डिफरेंट केसेस को, डिफरेंट जराइम्स को, डिफरेंट आप कह सकते हैं पर्सनैलिटीज को अंडरस्टैंड करने के लिए हेल्प कर रहा होता है। उसके बाद इट शेप्स कोर्ट प्रोसीजर्स बाय अलाउइंग फॉर द एनालिसिस ऑफ लाई डिटेक्टर रिजल्ट्स। इसी तरह से लाई डिटेक्शन के लिए भी इसको यूज किया जाता है। रिसर्च हेल्प्स अस अंडरस्टैंड हाउ ड्राइवर बिहेवियर अफेक्ट्स सेफ्टी। ये ड्राइवर का बिहेवियर कैसे सेफ्टी को इफेक्ट करता है। इसी तरह से इट डेमोन्स्ट्रेट विच मेथड ऑफ टीचिंग चिल्ड्रन आर मोस्ट इफेक्टिव। अगर एजुकेशन की बात करें तो हम वहां पर ये देख सकते हैं कि किस तरह से बेसिकली कौन सा मेथड कितना कारआमद है। इसी तरह से डिफरेंट फील्ड्स के अंदर ये हमारे लिए कारआमद होती है बेसिकली रिसर्च। अच्छा, अब आ जाते हैं हम एक और इम्पॉर्टेंट चीज है हमारे या बेसिक चीज है उसकी बात कर लेते हैं। डिफरेंस बिटवीन बेसिक एंड अप्लाइड रिसर्च। बेसिक एंड अप्लाइड रिसर्च की अगर बात करें
उसके अंदर बेसिक रिसर्च ऑल्सो नोन एज प्योर रिसर्च या फंडामेंटल रिसर्च, इसके दो और नाम है, प्योर रिसर्च या फंडामेंटल रिसर्च, इज कंडक्टेड टू इंक्रीज आवर अंडरस्टैंडिंग ऑफ फंडामेंटल प्रिंसिपल्स एंड फिनोमेना। ये जो बेसिक रिसर्च होती है ना, एक रिसर्च तो ये होती है कि हमें कोई प्रॉब्लम हमने फेस की, उस प्रॉब्लम को सॉल्व करने के लिए हमने रिसर्च की, उसके रिजल्ट्स निकाले और उस पर अप्लाई करके हमने वो सॉल्व कर दी प्रॉब्लम। ये जो बेसिक रिसर्च होती है ना, ये बेसिकली ये आप कह सकते हैं कि हम नॉलेज में इजाफा करने के लिए कर रहे होते हैं या अपनी अंडरस्टैंडिंग करने के लिए कर रहे होते हैं। ठीक है, जैसे मिसाल के तौर पर आप कह सकते हैं कि गर्मी का हमारी बॉडी पर क्या असर होता है, या आप कह सकते हैं गर्म मौसम का हमारी बॉडी पर क्या असर होता है, ये हमने बस नॉलेज में इजाफा कर दिया, हमने बता दिया। ठीक है, इसमें हम कोई प्रॉब्लम सॉल्व नहीं कर रहे, हम ये जस्ट देख रहे हैं, नॉलेज में इजाफा कर रहे हैं या अंडरस्टैंडिंग बना रहे हैं कि धूप में हमारी बॉडी पर क्या असर होता है, या आप कह सकते हैं कि जो है देहाती लोग जो हैं वो शहरी लोगों से किस तरह से डिफरेंट हैं, या किस किस एंगल्स में, किस किस एस्पेक्ट्स में डिफरेंट हैं। ये जस्ट इल्म में इजाफा कर रहे हैं, आप अपने नॉलेज में इजाफा कर रहे हैं, अंडरस्टैंडिंग बना रहे हैं, यहाँ पर कोई प्रॉब्लम सॉल्व नहीं कर रहे आप। तो इस तरह की कोई भी रिसर्च होगी, दैट इज बेसिक रिसर्च। अच्छा, अब वो कहते हैं ये कैसी होती है, इट इज ड्रिवन बाई क्यूरियोसिटी एंड द डिजायर टू एक्सपैंड नॉलेज। या तो क्यूरियोसिटी होती है आपको कि आपने जानना है, या फिर अपने नॉलेज को एक्सपैंड करना होता है, विदाउट नेसेसरली एमिंग फॉर प्रैक्टिकल एप्लीकेशन। कोई भी प्रैक्टिकल एप्लीकेशन इस रिसर्च की नहीं होती, दैट इज बेसिक रिसर्च। अब हम वो कहते हैं कि अगर हम एग्जांपल और लें, कहता है बायोसाइकोलॉजिस्ट क्या करते हैं, स्टडी हाउ नर्व्स कंडक्ट इम्पल्सिस फ्रॉम रिसेप्टर्स इन द स्किन टू द ब्रेन, के ब्रेन से जो है ना, स्किन से ब्रेन तक जो रिसेप्टर्स हैं वो कैसे इम्पल्स को लेके जाते हैं, ये जानना, सिर्फ जानना है इसको। कॉग्निटिव साइकोलॉजिस्ट इन्वेस्टिगेट हाउ डिफरेंट टाइप्स ऑफ स्टडिंग इन्फ्लुएंस मेमोरी फॉर पिक्चर्स एंड वर्ड्स, के डिफरेंट टाइप्स ऑफ जो स्टडिंग है, स्टडी करने के डिफरेंट तरीके, वो कैसे मेमोरी पर हमारे असरअंदाज हो सकते हैं। ये जस्ट जानना है, मतलब इसमें कोई भी चीज जो है हम वो नहीं कर रहे कि अप्लाई नहीं कर रहे हैं। अच्छा, जो अप्लाइड रिसर्च होगी, ये बेसिकली वो रिसर्च होगी जिसमें हम रिजल्ट निकालते हैं, तो उसके बाद उसको अप्लाई कर देते हैं। अप्लाइड रिसर्च इज कंडक्टेड टू सॉल्व स्पेसिफिक प्रैक्टिकल प्रॉब्लम्स और टू डेवलप न्यू टेक्नोलॉजीज, प्रोडक्ट्स और प्रोसेसेस। यानी कि इसके अंदर हर चीज आ जाएगी, बस एक चीज मेजर कॉन्सेप्ट इसका ये है कि आप उस जो कोई भी रिसर्च करेंगे ना, उसके जो रिजल्ट्स हैं उनको अप्लाई करके कोई भी प्रॉब्लम, प्रैक्टिकल प्रॉब्लम को सॉल्व कर रहे होंगे। इट एम्स टू अप्लाई द फाइंडिंग्स फ्रॉम बेसिक रिसर्च टू रियल वर्ल्ड सिचुएशंस। वो कहता है कि इसका इसका एम या गोल क्या होता है कि आप जो रिजल्ट्स फाइंड करते हैं उसको आप प्रैक्टिकल या रियल वर्ल्ड में क्या कर देते हैं, अप्लाई कर देते हो। इसको ये भी कह सकते हैं कि जो आपको बेसिक रिसर्च से, ये आप कह सकते हैं कि अप्लाइड रिसर्च को सपोर्ट कर रही होती है बेसिक रिसर्च। बेसिक रिसर्च की मदद से एक तो ये कि हम अप्लाइड रिसर्च या अप्लाइड, एक तो यह कि बेसिक रिसर्च से हम रिजल्ट निकाल रहे होते हैं, फिर कुछ ऐसे होते हैं कि उनको हम अप्लाई करके उससे सोल्यूशन निकाल के या उसकी बेस पे हम क्या कर रहे होते हैं, अपनी अपनी प्लानिंग कर रहे होते हैं। इसके साथ साथ अप्लाइड जो बेसिक रिसर्च होती है उसकी बेस पे हम क्या कर रहे होते हैं, हाइपोथेसिस ड्रॉ कर सकते हैं, आप कह सकते हैं क्वेश्चन रेज कर सकते हैं, जिसकी बेस पे या तो फिर हम उसी के रिजल्ट्स को क्या कर देंगे, अप्लाई कर देंगे, या फिर ये करेंगे कि उस बेसिक रिसर्च की बेस पे हम हाइपोथेसिस ड्रॉ करके आगे फर्दर रिसर्च करते हैं और फिर उसको अप्लाई कर देते हैं। अप्लाइड रिसर्च इज रिसर्च दैट इज इन्वेस्टिगेट इश्यूज दैट हैव implications फॉर एवरीडे लाइफ, यानी कि डेली बेसिस में, या आप कह सकते हैं रोजमर्रा की जो प्रॉब्लम्स होती हैं उनको सॉल्व करने के लिए हम इसको कर रहे होते हैं। अच्छा, उसके बाद बेसिक रिसर्च एंड अप्लाइड रिसर्च कंप्लीमेंट ईच अदर, एक दूसरे का आप कह सकते हैं सपोर्ट कर रहे होते हैं। एंड एडवांसेस इन साइंस अकर मोर रैपिडली व्हेन ईच टाइप ऑफ रिसर्च इज कंडक्टेड। वो कहते हैं कि जो एडवांसेस यानी कि नॉलेज में इजाफा होता है दोनों टाइप की रिसर्च की बेस पे। फॉर इंस्टेंस रिसर्च कंसर्निंग द रोल ऑफ प्रैक्टिस ऑन मेमोरी फॉर लिस्ट ऑफ वर्ड्स इज बेसिक in orientation but the results could potentially be applied to help children। अगर एक तो ये चीज पता चलती है, आप ये जान लेते हैं कि मेमोरी कैसे इंप्रूव होती है, दैट इज यूर बेसिक रिसर्च। फिर उसी को क्या कर देते हैं, उन्हीं रिजल्ट्स को हम अगर अप्लाई कर देते हैं बच्चों को इम्प्रूव, बच्चों की मेमोरी में या आप कह सकते हैं उनकी लर्निंग में, तो दैट इज अप्लाइड हो जाती है। उसके बाद द रिजल्ट्स, इसी तरह से एक एड्स के हवाले से भी बात की गई है कि बेसिक रिसर्च कैसे पहले हम उससे रिजल्ट्स निकालते हैं, बाद में फिर उसको अप्लाई कर देते हैं। द रिजल्ट्स ऑफ साइकोलॉजिकल रिसर्च आर रिपोर्टेड प्राइमरली इन रिसर्च, बाद में फिर वो
जो रिसर्च होते हैं हमारे पास, जो रिजल्ट्स निकलते हैं उनको हम आर्टिकल की फॉर्म में क्या कर देते हैं, पब्लिश करवा देते हैं। वो पब्लिश करवाने के लिए हमें पीयर रिव्यू करवाना पड़ता है। वो क्या होता है, द रिसर्च रिपोर्टेड इन साइंटिफिक जर्नल्स हैज बीन एवेल्युएटेड। पीयर रिव्यू का मतलब होता है आपकी रिसर्च को, आर्टिकलों को इवेल्युएट किया जाएगा, क्रिटिक किया जाएगा, यानी कि उसको क्रिटिकली देखा जाएगा, एंड इम्प्रूव्ड बाय साइंटिस्ट इन द फील्ड थ्रू द प्रोसेस ऑफ पीयर रिव्यू। उनको इम्प्रूव करते हैं जो भी एक्सपर्ट्स होते हैं उस फील्ड के। अब साइंटिफिक मेथड की बात कर लेते हैं, जो साइकोलॉजिस्ट हैं वो यूज करते हैं साइंटिफिक मेथड। साइंटिफिक मेथड क्या होता है, बेसिकली एक सिस्टमैटिक आप कह सकते हैं वे टू स्टडी या फाइंड द आंसर्स ऑफ पर्टिकुलर क्वेश्चंस, दैट इज आप कह सकते हैं साइंटिफिक मेथड। अच्छा, उसके बाद इसके अंदर वो कहते हैं साइंटिफिक मेथड होता है वो एम्पेरिकल होता है, या द साइकोलॉजिस्ट कोई भी काम करेगा वो, अब वो कह सकते हैं कि वो एम्पेरिकल होगा। एम्पेरिकल का मतलब क्या होता है, which means they are based on systematic collection and analysis of data, कि जो वो डेटा एम्पेरिकल डेटा होगा जो कि सिस्टमेटिकली और आप कह सकते हैं उसको प्रॉपर तरीके से एनालाइज किया होगा। अगर इसी तरह से हम डिफाइन करें एम्पेरिकल रिसर्च क्या होती है, एम्पेरिकल रिसर्च इज अ वे ऑफ गेनिंग नॉलेज बाय मीनिंग ऑफ डायरेक्ट एंड इनडायरेक्ट ऑब्जर्वेशन। ऑब्जर्वेशन के थ्रू या एक्सपीरियंस के थ्रू आप जो नॉलेज हासिल कर रहे होते हैं, जो रिजल्ट हासिल कर रहे होते हैं, दैट इज योर एम्पेरिकल रिसर्च। उसके साथ साथ दिस मेथड इन्वॉल्व्स कलेक्टिंग डेटा एंड इंफॉर्मेशन थ्रू वेरियस टेक्निक्स। इसमें डिफरेंट टेक्निक्स यूज होती हैं आपकी, लाइक एक्सपेरिमेंट, सर्वेज, ऑब्जर्वेशन, केस स्टडीज वगैरह। ठीक है, इट रिलाइज ऑन रियल वर्ल्ड एविडेंस एंड एम्स टू प्रोवाइड रिगरस एंड सिस्टमैटिक अप्रोच टू अंडरस्टैंडिंग फिनोमेना। एक सिस्टमैटिक आपको वे प्रोवाइड कर रही होती है, अप्रोच प्रोवाइड कर रही होती है दिस टाइप ऑफ रिसर्च, दैट इज एम्पेरिकल रिसर्च। एम्पेरिकल रिसर्च के अंदर डिफरेंट टाइप्स की रिसर्चेज आ जाती है। ये बेसिकली क्या होता है, ये वो तरीका होता है जिसके अंदर हम रियल वर्ल्ड डेटा ले रहे होते हैं, या रियल वर्ल्ड आप कह सकते हैं प्रॉब्लम्स को सॉल्व कर रहे होते हैं बाय एविडेंस, थ्रू एविडेंस। अच्छा, उसके बाद अगर हम बात करें साइंटिफिक मेथड की, साइंटिफिक मेथड क्या होता है ये हमने ऊपर भी देख लिया है, प्रीवियस लेक्चर के अंदर भी हमने देखा था। साइंटिफिक मेथड इज अ सेट ऑफ assumptions, रूल्स एंड प्रोसीजर्स साइंटिस्ट यूज टू प्रोड्यूस या कंडक्ट रिसर्च। आप मतलब कि सिस्टमैटिक तरीके से रूल्स एंड रेगुलेशंस या डिफरेंट पर्टिकुलर प्रोसीजर्स को यूज करते हुए जो रिसर्च आप कह सकते हैं कंडक्ट की जाती है रिसर्च, दैट इज साइंटिफिक रिसर्च या साइंटिफिक मेथड जिसके थ्रू हम करते हैं। उसके बाद ये जो रिसर्च होती है ना, जो साइंटिफिक मेथड के थ्रू की जाती है वो ऑब्जेक्टिव होती है। ऑब्जेक्टिव का मतलब होता है आर फ्री फ्रॉम द पर्सनल बाइस और इमोशंस ऑफ द साइंटिस्ट। ऑब्जेक्टिव का मतलब होगा कि किसी तरह की उसमें बाइसनेस नहीं होगी, किसी तरह के इमोशंस नहीं होंगे, या किसी तरह के आप कह सकते हैं कि कोई अभाम नहीं होगा, किसी तरह का कोई डाउट नहीं होगा, तो वो क्या होगी, ऑब्जेक्टिव होगी। ये साइंटिफिक मेथड हमें क्या बताता है कि हाउ टू एनालाइज, हाउ टू कंक्लूड, या हाउ टू ड्रॉ आप कह सकते हैं कंक्लूजन फ्रॉम द डेटा। ये साइंटिफिक मेथड हमें हर पॉइंट पर क्या कर रहा होता है, गाइड कर रहा होता है। अच्छा, मोस्ट रिसर्च इज डिजाइन टू रिपीट, ऐड टू और मॉडिफाई प्रीवियस रिसर्च फाइंडिंग्स। द साइंटिफिक मेथड देयरफॉर रिजल्ट इन द अकोमुलेशन एंड कंटिन्यूअस रिफाइनमेंट आर, यानी कि जो इस मेथड के थ्रू क्या की होती है, रिसर्च की होती है, वो टाइम के साथ साथ जैसे 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 नए आप कह सकते हैं कि चीजें सामने आती हैं, नया नॉलेज सामने आता है, वैसे वैसे नए फैक्ट्स एंड फिगर सामने आते हैं, वैसे वैसे क्या होता है, रिफाइन होता जाता है ये जो भी रिजल्ट्स होते हैं, जो भी रिसर्च होती है, या मॉडिफाई होती रहती है या रिफाइन होती रहती है। अब यहाँ पर हमारे पास दो और इंपॉर्टेंट टर्म्स हैं, एक तो लॉ है, दूसरा है थ्योरी। लॉ और थ्योरी क्या होता है, इससे पहले हम देख लेते हैं साइंटिफिक लॉ क्या होता है। Principles that are so general as to apply to all situations in a given domain of inquiry are known as laws। कि वो प्रिंसिपल जो कि जनरल होते हैं एंड उनको किसी खास तरह की अब उन तमाम वो कहते हैं उसको तमाम सिचुएशंस में अप्लाई किया जा सकता है, लेकिन पर्टिकुलर डोमेन के अकॉर्डिंग। ठीक है, इन अ गिवन डोमेन के अकॉर्डिंग हर तरह की सिचुएशन के अंदर उसको अप्लाई किया, हर जिस तरह की सिचुएशन पे उसको अप्लाई किया जा सकता है, दैट इज लॉ। ये थोड़ी सी टेक्निकल डेफिनेशन है, सिंपल डेफिनेशन एक और देख लेते हैं। साइंटिफिक लॉ इज अ स्टेटमेंट that describes an observable occurrence in nature that appears to always be true। ये एक ऐसी स्टेटमेंट होती है जो आपको ये बताती है कि नेचर के अंदर कोई चीज कैसे होगी, और वो चीज वो कहते हैं कि हमेशा वैसे ही होती है। ठीक है, वो नेचर के अंदर भी वैसे हो रही होती है।
ये जो चीज तय हो चुकी होती है या डिफाइन हो चुकी है होती है ना, दैट इज लॉ। बेसिकली ऐसी चीज जो तय हो चुकी है, प्रूव होने के बाद, एक्सपेरिमेंट होने के बाद, रिसर्च होने के बाद, फाइनल आप कह सकते हैं कि एक फाइनल कंडीशन के अंदर हमारे पास मौजूद है, दैट इज लॉ। जैसे मिसाल के तौर पर न्यूटन का लॉज ऑफ मोशन है ना, उसका थर्ड जो लॉ है ना, फॉर एवरी रिएक्शन देयर इज एन इक्वल एंड ऑपोजिट रिएक्शन। वो कहते हैं कोई भी एक्शन होगा ना, उसका लाजमी तौर पर ऑपोजिट रिएक्शन भी होता है। जैसे हम अगर जो बॉल है उसको नीचे जमीन पे मारेंगे ना, तो वो लाजमी तौर पर जमीन भी उसको उसी तरह उसी रिएक्शन से वापस भेजती है। अब ये लॉ है, ये आप कह सकते हैं यूनिवर्सल लॉ है। ऐसा ही होता है हर जगह पर कि कोई भी एक्शन होता है ना, उसका रिएक्शन लाजमी होता है। अब ये चीज प्रूव हो चुकी है एक्सपेरिमेंट्स के साथ, रिसर्च के साथ, ठीक है, रिपीटेड एक्सपेरिमेंट्स के साथ ये चीज मतलब वाजे हो चुकी है या कंफर्म हो चुकी है, इसलिए फिर इसको क्या बोलेंगे, लॉ। ऐसी ऐसा आप कह सकते हैं कि ऐसी स्टेटमेंट दैट डिस्क्राइब्स एन ऑब्जर्वेबल अकरेंस इन नेचर दैट इज ऑलवेज बी ट्रू, जो हमेशा ट्रू होगी या हमेशा उसी तरह से होगी जैसे डिफाइन हो गई है। लॉज समराइजेज द रिजल्ट्स ऑफ द रिपीटेड एक्सपेरिमेंट्स और ऑब्जर्वेशंस ऑफन एक्सप्रेस्ड मैथमेटिकली। इसको वो कहते हैं अक्सर जो है ना मैथमेटिकली बयान किया जाता है, डिस्क्राइब्स हाउ फिनोमिना अकर, और ये बयान किया जाता है कि कैसे कोई भी फिनोमिना या कोई भी चीज होगी, जैसे यहाँ पर हमने डिफाइन किया है, फॉर एवरी एक्शन देयर इज एन इक्वल एंड ऑपोजिट रिएक्शन। अगर आप फिजिक्स के अंदर देखेंगे ना, तो आपको मुख्तलिफ फार्मूलाज मिलते हैं, वो बेसिकली लॉ ही होता है, डिफरेंट लॉ ही बयान हुए होते हैं। जैसे यहाँ पर भी है, यहाँ पर मैंने लिखा था लॉ, हाँ ये देखें, सेकंड लॉ है इसका न्यूटन का, एफ इजिकल टू एम में, ठीक है। तो फोर्स इक्वल मास टाइम्स एक्सेलरेशन। तो ये बेसिकली इस तरह से इसको बताया जाता है, क्योंकि ये चीज कंफर्म होती है। अच्छा, अब थ्योरी आ जाते हैं। थ्योरी क्या होती है? द नेक्स्ट स्टेप डाउन फ्रॉम लॉज इज द हायरार्की ऑफ ऑर्गेनाइजिंग प्रिंसिपल इज थ्योरी। थ्योरी क्या होती है? इज एन इंटीग्रेटेड सेट ऑफ प्रिंसिपल्स that explains and predict many but not all observed relationship within a given domain of inquiry। ये थ्योरी एक ऐसी चीज होती है, या आप कह सकते हैं डिफरेंट प्रिंसिपल्स का मजमुआ होती है, जो आपको बता रही होती है डिफरेंट सिचुएशंस के बारे में, डिफरेंट चीजों के बारे में आपको प्रिडिक्ट कर रही होती है, या आपको एक्सप्लेन कर रही होती है कि हाउ बेसिकली या वाई इट इज हैपनिंग, या वाई पर्टिकुलर थिंग्स, या आप कह सकते हैं वाई समथिंग इज हैपनिंग, ठीक है। फॉर एग्जाम्पल है हमारे पास, वन एग्जाम्पल ऑफ एन इम्पॉर्टेंट थ्योरी इज इन साइकोलॉजी इज द स्टेज थ्योरी ऑफ कॉग्निटिव डेवलपमेंट। जो जीन पियाजे की थ्योरी है ना कॉग्निटिव डेवलपमेंट की, उसकी एग्जाम्पल ले रहा है यहाँ पर। ये थ्योरी कैसे बेसिकली इसको डिफाइन करते हैं? द थ्योरी स्टेट्स दैट चिल्ड्रन पास थ्रू अ सीरीज ऑफ कॉग्निटिव स्टेजेस एज दे ग्रो। इसने जो जीन पियाजे इसने बताया था कि जो बच्चे हैं ना 4 स्टेजेस में डेवलप होते हैं, ठीक है, डिफरेंट स्टेजेस दी इसने डेवलपमेंट की, each of which must be mastered in progression before movement to the next cognitive stage can occur। वो कहता है कि जो भी स्टेज है ना, अगर पहली स्टेज है ना, उसने दूसरी स्टेज पर जाना है ना, तो उसने को पहली स्टेज लाजमी तौर पर पास करनी पड़ेगी, लाजमी तौर पर पहली स्टेज वाला जो डेवलपमेंट है वो अपने आप में करनी पड़ेगी, बच्चे को वो पैदा करनी पड़ेगी, या उस स्टेज से उसको गुजरना पड़ेगा। दिस इज एन एक्सट्रीमली यूजफुल थ्योरी इन ह्यूमन डेवलपमेंट बिकॉज इट कैन बी अप्लाइड टू मैनी, मतलब ये बहुत इंपॉर्टेंट थ्योरी है, इसको डिफरेंट एरियाज में अप्लाई किया जा सकता है। दिस इज द एग्जाम्पल ऑफ थ्योरी। अच्छा, इसका थोड़ा सा डिफरेंस देख लेते हैं कि क्या होता है। लॉ क्या होता है? डिस्क्राइब्स व्हाट हैपेंस। लॉ हमें बताता है कि क्या होता है, और थ्योरी हमें बताती है कि क्यों होता है, ठीक है। वो एक्सप्लेन व्हाई इट हैपेंस, क्यों होता है। उसके बाद स्कोप की बात करें तो ऑफन लिमिटेड टू स्पेसिफिक कंडीशंस और सिनेरियोज। ये स्पेसिफिक होगा, यानी कि एक मखसूस कंडीशंस की बात होगी जब लॉ की बात होगी, जबकि थ्योरी थोड़ी सी ब्रॉडर वे में बात करती है, ज्यादा सिचुएशंस या ज्यादा प्रिंसिपल्स की बात करती है, एक से ज्यादा लॉज इसके अंदर हो सकते हैं। अच्छा, उसके बाद बेसिस बात करें तो बेस्ड ऑन रिपीटेड एम्पेरिकल ऑब्जर्वेशन एंड मेजरमेंट्स, बार बार ऑब्जर्वेशंस या मेजरमेंट्स होती हैं तो उस बेस पे फिर लॉ बनता है। उसके बाद बेस्ड ऑन अ वाइड रेंज ऑफ एविडेंस एंड कैन इनकॉर्पोरेट लॉज ऑब्जर्वेशंस एंड स्टेटेड हाइपोथेसिस। के अंदर वो कहता है कि लॉज भी हो सकते हैं, एविडेंस भी हो सकते हैं, ऑब्जर्वेशंस भी हो सकती हैं, ठीक है, टेस्टेड हाइपोथेसिस भी हो सकते हैं थ्योरी के अंदर। अच्छा, उसके बाद चेंज ओवर टाइम। लॉ की बात करें कि चेंज होता है कि नहीं होता, रेयरली चेंजेस। ये जो लॉ है ना, ये चेंज नहीं होता, ये बहुत कम है, ये रेयरली चेंज होता है किसी पर्टिकुलर सिचुएशन के अंदर, अदरवाइज ये कभी भी चेंज नहीं होते। जो लॉ एक दफा बन गया ना, एवरी एक्शन हैज रिएक्शन, तो ये लॉ बन गया, ये मतलब इतना ये ठोस है ना कि ये चेंज नहीं हो सकता, हमेशा ऐसा ही होता है और होता आया है और होगा भी, उम्मीद है कि होगा भी। अगर फर्ज करें कि फ्यूचर में चेंज हो जाए तो जाहिर सी बात है फिर लॉ भी चेंज हो जाएगा, मतलब। लेकिन ये नहीं होगा कि डेली बेसिस पे लॉज चेंज होते रहे, ऐसा नहीं होगा।
ठीक है, तो ये रेयरली चेंज होता है। जैसे अब यहाँ पर एक पर्टिकुलर सिचुएशन है कि न्यूटन्स लॉज एज अ स्पेशल केस ऑफ आइंस्टाइन्स लॉज थ्योरी। अब जो आइंस्टाइन की थ्योरी थी ना, वो न्यूटन्स के लॉज जो थे वो आइंस्टाइन के अकॉर्डिंग उसने ना मतलब लिमिटेड कर दिया था इसके लॉज को। अब ये था कि जो आइंस्टाइन ने बात की थी वो की थी उसने यूनिवर्स की, जबकि न्यूटन बात करता था आम मतलब के रूटीन की, हमारी या इस दुनिया की बात करता है। ठीक है, जो आइंस्टाइन करता है वो करता है यूनिवर्स की बात। तो जब दोनों की चीजों को कंपेयर किया जाता है तो आइंस्टाइन की बात या उसका रिजल्ट अलग निकलता है, न्यूटन की बात का रिजल्ट अलग निकलता है। तो वो कहते हैं कि जब आइंस्टाइन की बात होती है तो वहां पर न्यूटन का जो लॉ है वो गलत हो जाता है। ठीक है, वहां पर काम ही नहीं करता। तो वो कहते हैं कि इस तरह की कोई रेयर सिचुएशन होगी तो ही ये मतलब चेंज होगा या गलत होगा, अदरवाइज नहीं होगा। लेकिन ये अभी भी जो लॉ है ना, आइंस्टाइन की बात करें तो न्यूटन का लॉ लिमिटेड हुआ है, खत्म नहीं हुआ या चेंज नहीं हुआ। जैसे वो ये था, बेसिकली सिंपली मैं बता देता हूँ कि जो न्यूटन का लॉ है ना, वो बेसिकली उसने बोला है कि ये इसका जो एप्लीकेशन है या ना यूजफुलनेस है या लिमिटेशन है इसकी, ये है कि कम स्पीड के साथ, यानी कि जब जहां कम स्पीड की बात हो रही होगी या आम रूटीन की या नॉर्मल स्पीड की बात हो रही है वहां पर ये लॉ लाजमी अप्लाई होंगे। लेकिन जब वो कहता है यूनिवर्स की बात आ जाएगी तो फिर आइंस्टाइन का लॉ ऑफ रिलेटिविटी लगेगा। तो ये इस तरह से थोड़ा सा लिमिटेड हो जाता है, अदरवाइज ये खत्म नहीं होता। थ्योरी क्या होती है, ये टाइम के साथ साथ इवॉल्व भी हो सकती है, टाइम के साथ साथ ये रिजेक्ट भी हो सकती है और चेंज भी हो सकती है। ठीक है, ये थ्योरी जो है ये चेंज होती रहती है और इसका कोई इशू नहीं है। अच्छा, अब करेक्टरिस्टिक्स ऑफ गुड थ्योरीज हम देख लेते हैं क्या होता है। अच्छी थ्योरीज की करेक्टरिस्टिक्स क्या होती हैं। ये रिसर्च के अंदर बेसिक क्वेश्चंस हैं, ये याद रखिएगा। जो ये हम पढ़ रहे हैं ना, ये बेसिक क्वेश्चंस है, ये आपको लाजमी पता होने चाहिए अगर आपने रिसर्च करनी है या आपने रिसर्चर बनना है। ठीक है, ये आपको पता होनी चाहिए, इनको रट्टे लगा लेने हैं आपने। ये कॉन्सेप्ट हैं, बेसिकली बेसिक कॉन्सेप्ट्स। ये आपको क्लियर होंगे तो आप एक बड़े लेवल पे काम कर सकते हैं या बात कर सकते हैं या डिबेट कर सकते हैं या बेसिकली कॉन्सेप्चुअल क्वेश्चंस के आंसर कर सकते हैं। अच्छा, अच्छी थेरीज कौन कौन सी होती है। फर्स्ट, गुड थेरीज आर जनरल, मीनिंग दे समराइज मैनी डिफरेंट आउटकम्स। ये जो थेरीज हैं ये जनरल होती है, यानी कि डिफरेंट आउटकम्स, या आप कह सकते हैं कि एक ब्रॉड इसके पास एक पर्सपेक्टिव होता है या एक से ज्यादा आप कह सकते हैं कि इसके पास आउटकम्स होती हैं। अच्छा, उसके बाद सेकंड, परसमोनियस। जो थेरी होती है परसमोनियस होती है, इसका क्या मतलब होता है, मीनिंग दे प्रोवाइड द सिंपलेस्ट पॉसिबल अकाउंट ऑफ दोज आउटकम। ये सिंपल एक्सप्लेनेशन प्रोवाइड करती है जो थ्योरी होती है ना। ये नहीं होता कि बहुत कॉम्प्लिकेटेड या बहुत लेंथी आपको एक्सप्लेनेशन के अंदर डाल दे, बहुत डेप्थ के अंदर डाल दे। इसकी सिंपल सी वाजे सी वो होगी, आप कहते हैं कि एक्सप्लेनेशन। बहुत कॉम्प्लिकेटेड एक्सप्लेनेशन है, बहुत कॉम्प्लिकेटेड इसको समझना नहीं होगा। जैसे वो 4 स्टेजेस की बात की है ना उसने, वो जीन पियाजे ने, उसने कोई बहुत ज्यादा आपको नहीं बोला, उन्होंने सिंपल से बात कर दी कि अगर इस स्टेज में बच्चा होगा ना, इस एज का बच्चा होगा तो उसके अंदर ये चेंजेस होंगी। अब वो फर्दर उनको डिफाइन करने नहीं गया या फर्दर उसकी डेप्थ में नहीं गया। द स्टेज थ्योरी ऑफ कॉग्निटिव डेवलपमेंट मीट्स बोथ ऑफ दीज रिक्वायरमेंट्स। ये दोनों रिक्वायरमेंट्स ये पूरी करती है। इट कैन अकाउंट फॉर द डेवलपमेंट चेंजेस इन बिहेवियर अक्रॉस अ वाइड वैरायटी ऑफ डोमेन्स एंड इट डज सो। अब ये जो जनरल की बात की थी ना, कि अब यहाँ कर वो कहता है कि डिफरेंट वैरायटी ऑफ डोमेन्स को कवर करती है ये। ठीक है, आपको बताती है कि डिफरेंट चेंजेस कैसे हो रहे होते हैं पहली स्टेज के अंदर। जो हमने सेंसरी मोटर स्टेज पढ़ते हैं ना, वो कहते हैं उसके अंदर उसके अंदर ये एक चीज नहीं बताता कि ये एक ही चेंज आएगा, ये एक ही लर्निंग होगी। वो डिफरेंट पर्सपेक्टिव्स को बयान करता है, डिफरेंट एस्पेक्ट्स बयान करता है बच्चे की सेंसरी मोटर स्टेज के अंदर। तो ये इसलिए कह रहा है जनरल। अच्छा, एंड इट डज सो parsimoniously by hypothesizing a simple set of cognitive stages। और सिंपली वो स्टेजेस को बताता है, ज्यादा डेप्थ में नहीं जाता। थर्ड जो इसके कैरेक्टरिस्टिक्स है, गुड थ्योरीज आर जनरेटिव। इसका क्या मतलब होगा जनरेटिव का, दैट इज दे प्रोवाइड आइडियाज फॉर फ्यूचर रिसर्च। जो फ्यूचर रिसर्च के लिए बेस प्रोवाइड करती है और आइडिया देती है, दैट इज जनरेटिव और एक गुड थ्योरी होती है। द स्टेज थ्योरी ऑफ कॉग्निटिव डेवलपमेंट हैज बीन अप्लाइड नॉट ओनली टू लर्निंग about cognitive skills but also to study of the children's moral and जेंडर डेवलपमेंट। मतलब और भी बहुत सारी चीजों के लिए वो आपको हेल्प करती है, आपके इल्म में इजाफा करती है। इसके साथ साथ बहुत सी रिसर्च में भी आपको ये थ्योरी हेल्प करती है। उसके साथ फोर्थ और मोस्ट इंपॉर्टेंट जो चीज होती है थ्योरी के अंदर, गुड थ्योरीज आर फॉल्सिफाइएबल। फॉल्सिफाइएबल का क्या मतलब होता है, विच मीन्स the variables of interest can be adequately measured। एक तो उनको
अच्छे तरीके से मैयर किया जा सके, एंड यानी कि उसके जो थ्योरी के वेरिएबल्स होंगे उसको अच्छे से मैयर किया जा सके, एंड द प्रिडिक्टेड रिलेशनशिप बिटवीन द वेरिएबल्स कैन बी शोन थ्रू रिसर्च टू बी इनकरेक्ट। और जो रिलेशनशिप है ना उसका, वो वेरिएबल्स का रिलेशनशिप जो बयान किया गया है या लग रहा हो, उसको एक्सेप्ट या रिजेक्ट किया जा सके। तो अगर ऐसा है, पॉसिबल है कि जो रिजल्ट थ्योरी के अंदर बयान किए गए या जैसा दावा किया गया है उसको किसी तरह से रिजेक्ट किया जा सके या उसको इनकरेक्ट कहा जा सके, तो वो फिर थ्योरी एक अच्छी थ्योरी होती है, उसको फाल्सिफाइबल कहते हैं। The stage theory of cognitive development is falsifiable because these stages of cognitive reasoning can be measured। एक तो इन स्टेजेस को मेजर किया जा सकता है, यानी कि बच्चों के अंदर जो उसने स्टेजेस बताई है ना, बच्चों के अंदर उनको ऑब्जर्व किया जा सकता है, ठीक है, देखा जा सकता है। Additionally, if research discovers that children learn new tasks before the theory says they should, then the theory will be shown to be incorrect। और इसके साथ साथ अगर हमें ये पता चल जाए कि उसने बोला है कि 10 साल की एज में बच्चा ये कुछ सीखेगा, ये कुछ नहीं सीखेगा, और जो उसने दावा किया कि 10 साल की एज में ये नहीं सीख सकता बच्चा, लेकिन अगर कोई बच्चा वो सीख जाता है 10 साल की एज से पहले, तो इसका मतलब वो थ्योरी रिजेक्ट हो गई है। इट मीन्स कि हमने उसको मैयर किया है, यानी कि हमने उसको ऑब्जर्व कर सकते थे उस पर्टिकुलर चीज को, ठीक है। अगर उसको मैयर किया जा सकता था तो फिर हम कह सकते हैं कि ये फाल्सिफाइबल थ्योरी है, इसका मतलब है कि ये अच्छी थ्योरी है। अब मिसाल के तौर पर कोई ऐसी चीज हो जाए जिसको सही या गलत साबित ही नहीं किया जा सके, जिसको आप कह सकते हैं मैयर ही ना किया जा सके, ठीक है, तो वो उसको मतलब हम कैसे सही थ्योरी बोलेंगे? क्यों? क्योंकि वो तो फिर उस डोमेन में नहीं आ रही ना। थ्योरी तो वो होगी ना जिसको सही या गलत साबित किया जा सके। अब मिसाल के तौर पर अगर आपसे पूछा जाए या थ्योरी दी जाए, अब फर्ज कर लें, कहा जाए कि हम मतलब हर हर कोई मरता क्यों है, हर कोई मर क्यों जाता है इस दुनिया में, जो जो आता है वो उसने एक ना एक दिन मरना क्यों है। अब अगर हम फर्ज कर ले ये इसके दावा ये कहते हैं कि ये खुदा चाहता है कि खुदा की मर्जी है कि मतलब हर कोई यहाँ पर मरेगा, या आप कह सकते हैं कि चूंकि हमें जन्नत या दोजख मिलनी है इसलिए हमने मरना ही मरना है। अब ये एक ऐसी थ्योरी है कि जिसको सही या गलत साबित नहीं किया जा सकता, यानी कि इसको मैयर ही नहीं किया जा सकता, इसको ऑब्जर्व ही नहीं किया जा सकता, इसको प्रूव भी नहीं किया जा सकता, सही या गलत नहीं कहा जा सकता। तो इसलिए ये फिर ऐसी थ्योरी है जो कि एक फाल्सिफाइएबल थ्योरी नहीं है, जिसको हम एक अच्छी थ्योरी नहीं कह सकते। हाँ, ये हमारे अकीदे की बात है, हमारे ईमान की बात है, तो वो एक अलग बात है, ठीक है, तो ये एक अच्छी थ्योरी नहीं मानी जाएगी। रिसर्च कैन लीड टू न्यू थ्योरीज बट मोस्ट साइकोलॉजिस्ट यूज एग्जिस्टिंग थ्योरीज एंड डेवलप हाइपोथेसिस दैट मैच द थ्योरी दे आर यूजिंग। अब वो कहते हैं कि जो रिसर्च है नई थ्योरीज को डेवलप करने में हेल्प करती है, ठीक है, लेकिन बहुत जो रिसर्चर होते हैं, अक्सर जो साइकोलॉजिस्ट रिसर्चर्स होते हैं, वो पहले से जो मौजूद थ्योरी है ना उनकी बेस पे क्या कर लेते हैं, अपने हाइपोथेसिस ड्रॉ कर लेते हैं। अच्छा, उसके बाद नो सिंगल थ्योरी अकाउंट्स फॉर ऑल बिहेवियर्स इन ऑल केसेस। मतलब कोई एक थ्योरी जो है ना, ये नहीं कि आप एक ही थ्योरी से हर तरह का सोल्यूशन या हर तरह का आप कह सकते हैं रिजल्ट निकाल लें या हर जगह पर उसको अप्लाई कर दें, ऐसा नहीं होता, ठीक है। इसके अलावा वो कहते हैं रादर theories are each limited in that they make accurate predictions in some situations आर फॉर सम पीपल। यानी कि थ्योरी जो होती है ना, मतलब कि डिफरेंट थ्योरी जो है डिफरेंट सिचुएशंस के लिए, डिफरेंट लोगों के लिए एप्लीकेबल होंगी, डिफरेंट के लिए नहीं होंगी, बट नॉट इन अदर सिचुएशंस आर फॉर अदर पीपल। यानी कि अगर एक पर्टिकुलर सिचुएशन के अंदर है सही अप्लाई होती है तो दूसरी के अंदर नहीं होगी। मिसाल के तौर पर एक थ्योरी ऐसी है जिसको मरी के अंदर अप्लाई किया जा सकता है, उसको हम यहाँ पर अप्लाई नहीं कर सकते। सिंपल सी बात, अगर मोटी सी एग्जांपल दूं, एज अ रिजल्ट देयर इज अ कांस्टेंट एक्सचेंज बिटवीन थ्योरी एंड डेटा। और ये कॉन्स्टेंटली क्या होता रहता है, चेंज होता रहता है, एक्सचेंज होता रहता है डेटा, ठीक है, थ्योरी के दरमियान, थ्योरी और डेटा। एग्जिस्टिंग थ्योरीज आर मॉडिफाइड ऑन द बेसिस ऑफ कलेक्टेड डाटा। जो पहले से मौजूद थ्योरी है, जैसे कोई नया डाटा, नई आप कह सकते हैं डिस्कवरी सामने आती है, या तो वो थ्योरी मॉडिफाई कर ली जाती है, चेंज कर ली जाती है, या फिर रिजेक्ट कर दी जाती है। व्हेन अ बेटर थ्योरी इज फाउंड इट विल रिप्लेस द ओल्ड वन। जब पहली थ्योरी मतलब अच्छी थ्योरी मिल जाती है, कोई या बेहतर थ्योरी आ जाती है, तो पिछली को रिप्लेस कर दिया जाता है। दिस इज द पार्ट ऑफ अकोमुलेशन ऑफ साइंटिफिक नॉलेज। और इस तरह से क्या होता है, जो है अकोमुलेशन होती रहती है, यानी कि आहिस्ता आहिस्ता टाइम के साथ साथ चीजें बेहतर होती रहती हैं। पार्सिमोनियस क्या है, ये ऊपर हमने पढ़ा था, उसको डिफाइन किया मैंने यहाँ पर। पार्सिमोनियस एक्सप्लेनेशन और मॉडल इज वन दैट प्रोवाइड्स अ सिंपल एफिशिएंट अकाउंट ऑफ फिनोमिना यूजिंग द फ्यूएस्ट। यानी कि सिंपल एक्सप्लेनेशन दे, आपको सिंपल वे में डिफाइन करे किसी चीज को, दैट इज नेसेसरी एलिमेंट्स या नेसेसरी वेरिएबल्स या फ्यू वेरिएबल्स की बेस पर, दैट इज पार्सिमोनियस। इसके अच्छा इसकी एग्जांपल लें तो सिंपल सी इसकी वजाहत, जैसे कि फॉर एवरी एक्शन देयर इज एन इक्वल ऑपोजिट रिएक्शन। इसी तरह से अगर हम
बात करें इसकी बिहेवियरिज्म की, अभी इसका परसिमोनियस एस्पेक्ट क्या है? द लॉज यूज स्ट्रेट फॉरवर्ड मैथमेटिकल रिलेशनशिप्स एंड मिनिमल अजम्पशंस टू एक्सप्लेन अ वाइड रेंज ऑफ फिजिकल फिनोमिना। मतलब सिंपल सी आप कह सकते हैं एक बात के अंदर, सिंपल सी लाइन के अंदर उन्होंने आपको समझा दी बात। ये परसिमोनियस के सिंपल एक्सप्लेनेशन दे आपको। इसी तरह बिहेवियरिज्म के अंदर अगर बात करें तो सीधी सीधी बात है कि बिहेवियर आर शेप्ड बाय देयर कॉन्सिक्वेंसेज। पॉजिटिव रिइंफोर्समेंट का मतलब स्ट्रेंथन करना होता है बिहेवियर को, नेगेटिव रिइंफोर्समेंट का मतलब भी स्ट्रेंथन करना होता है, लेकिन अवर्सिव स्टिमुलस को रिमूव करके। जबकि पनिशमेंट के अंदर हम सजा देते हैं कोई बिहेवियर खत्म कराने के लिए। ठीक है, इसका परसिमोनियस एस्पेक्ट क्या है? दिस अप्रोच अवॉइड स्पेकुलेशन अबाउट अनऑब्जर्वेबल मेंटल स्टेट्स। अब यहाँ पर वो कहता है कि सीधी सीधी बात की गई है, ऑब्जर्वेबल फिनोमिना की बात की गई है, यहाँ पर अनऑब्जर्वेबल फिनोमिना को उन्होंने कंसीडर ही नहीं किया, उसको फोकस ही नहीं किया। ठीक है, तो बेसिकली ये सीधी सीधी सी बात और सिंपल सी बात होगी, एक्सप्लेनेशन होगी। अब आ जाते हैं रिसर्च हाइपोथेसिस। व्हाट इज हाइपोथेसिस? A research hypothesis is a specific and falsifiable prediction about the relationship between among two or more variables। एक ऐसी स्पेसिफिक या falsifiable prediction होती है या टेंटेटिव स्टेटमेंट होती है जिसको हम सही या गलत साबित करते हैं। बेसिकली इसके अंदर रिलेशनशिप होता है दो या दो से ज्यादा वेरिएबल्स के दरमियान। एक हमारी अब कह सकते हैं प्रिडिक्शन होती है जिसको हम सही या गलत साबित करते हैं आफ्टर रिसर्च। ठीक है, इसके हाइपोथेसिस डेवलप करने के बाद हम आगे रिसर्च का प्रोसेस करते हैं, फिर उस रिसर्च के रिजल्ट की बेस पे वो जो हाइपोथेसिस है हमारा सही या गलत साबित हो जाता है। अच्छा, इसकी कुछ और डेफिनेशंस भी हैं। हाइपोथेसिस इज अ टेंटेटिव explanation that accounts for a set of facts and can be tested by further investigation। एक हमारे पास टेंटेटिव एक्सप्लेनेशन होती है जिसको हम फर्दर इन्वेस्टिगेट करके सही या गलत साबित करते हैं। टेंटेटिव का मतलब क्या होता है? नॉट सर्टन, नॉट फिक्स, नॉट एग्जैक्ट, यानी कि नॉट प्रूव्ड। ऐसी चीज जो कि प्रूव ना हो, जो फिक्स ना हो, जो एग्जैक्ट ना हो, यानी कि उसको सही या गलत साबित किया जा सके। उस वक्त तक वो कहते कोई चीज फिक्स नहीं होगी जब तक हम उसको सही या गलत साबित ना कर लें। ठीक है, ये अंदाजा होता है बेसिकली हमारा जो हाइपोथेसिस होता है ना। अब एक और डेफिनेशन है, टेस्टेबल स्टेटमेंट ऑफ अ पोटेंशियल रिलेशनशिप बिटवीन टू और मोर वेरिएबल्स इज कॉल्ड हाइपोथेसिस। ऐसी स्टेटमेंट जो जिसको टेस्ट किया जा सके, टेस्टेबल स्टेटमेंट होती है। अच्छा, उसके बाद हाइपोथेसिस इज एन अजम्पशन और टेंटेटिव स्टेटमेंट दैट इज मेड ऑन द बेसिस ऑफ सम एविडेंस। किस एविडेंस की बेस पे हम इसको बनाते हैं, ये सारा क्या है? बेसिकली हाइपोथेसिस है। अच्छा, वो कहते हैं कि वेल स्ट्रक्चर्ड या एक अच्छा हाइपोथेसिस क्या होता है जिसके अंदर कॉज एंड इफेक्ट की बात की जाए। दो या दो से ज्यादा वेरिएबल्स के दरमियान बताया जाए कि क्या चीज कॉज कर रही है और फिर उसका इफेक्ट क्या है। ये अच्छा हाइपोथेसिस होता है। और ये इसका ये भी मतलब नहीं है कि सिर्फ यही हाइपोथेसिस होता है जिसके अंदर कॉज एंड इफेक्ट हो। कोई और हाइपोथेसिस भी हो सकते हैं जिसके अंदर हम कंपैरिजन कर सकते हैं, जिसके अंदर हम कोरिलेशन फाइंड कर सकते हैं। जैसे मिसाल के तौर पर कॉज एंड इफेक्ट वाला हाइपोथेसिस क्या है? इफ अ प्लांट रिसीव्स मोर सनलाइट देन इट विल ग्रो टॉलर। अगर ज्यादा लाइट उसको मिलेगी तो वो जल्दी ग्रो करेगा। ठीक है, ज्यादा ग्रो करेगा। ये एक हाइपोथेसिस की एग्जांपल है। अच्छा, उसके बाद वंस अ हाइपोथेसिस फॉर्मुलेटेड रिसर्चर्स कंडक्ट एक्सपेरिमेंट्स और गैदर डेटा टू टेस्ट इट्स वैलिडिटी। जब बन जाता है तो फिर उसके बाद रिसर्चर क्या करते हैं? फर्दर एक्सपेरिमेंट्स करते हैं, डेटा इकट्ठा करते हैं उसको सही या गलत साबित करने के लिए। दीज रिजल्ट्स द रिजल्ट्स ऑफ दीज एक्सप्लेनेशंस और डेटा एंड एनालिसिस हेल्प टू सपोर्ट और रिफ्यूट द हाइपोथेसिस। उस डेटा की फिर जब हम एनालिसिस करते हैं वो फिर हेल्प करता है उसको एक्सेप्ट या रिजेक्ट करने के लिए। इफ द हाइपोथेसिस इज सपोर्टेड बाय द एविडेंस it can lead to further research and contribute to scientific knowledge in the specific field। फिर उसमें कंट्रीब्यूट करता है स्पेसिफिक फील्ड के अंदर। इफ द हाइपोथेसिस इज नॉट सपोर्टेड इट मे बी रिवाइज्ड और रिप्लेस्ड। अगर वो हाइपोथेसिस जो डेटा या रिजल्ट आए हैं अगर वो हाइपोथेसिस को सपोर्ट ना करें, ठीक है, तो फिर क्या होता है? उसको रिजेक्ट कर दिया जाता है या रिवाइज कर लिया जाता है या फिर रिप्लेस कर दिया जाता है बाय अ न्यू वन इन द लाइट ऑफ फाइंडिंग्स। जो फाइंडिंग्स आती हैं उसकी बेस पे। अब एक और क्वेश्चन रेज होता है यहाँ पर, इज कॉज एंड इफेक्ट रिलेशनशिप नेसेसरी इन हाइपोथेसिस। जैसे ऊपर हमने बात की थी कि एक अच्छा हाइपोथेसिस कौन सा होता है जिसके अंदर कॉज एंड इफेक्ट की बात हो। तो क्या कॉज एंड इफेक्ट कहते हैं कि जरूरी होता है किसी हाइपोथेसिस के अंदर? तो ये लाजमी नहीं होता, जरूरी नहीं है। अगर कॉज एंड इफेक्ट हो तो वो एक टाइप है हाइपोथेसिस की जो हम यूज करते हैं रिसर्च के अंदर, लेकिन ये लाजमी नहीं कि सिर्फ वही जो है हाइपोथेसिस को जो होगा, मतलब कॉज एंड इफेक्ट वही सिर्फ हाइपोथेसिस हो सकता है और कोई हाइपोथेसिस नहीं हो सकता। हाइपोथेसिस आपके मतलब आप कह सकते हैं अकॉर्डिंग टू योर रिसर्च होता है। कोई अगर आप कोरिलेशनल रिसर्च कर रहे हैं तो कोरिलेशन वाला हाइपोथेसिस हो जाएगा, अगर आप एक्सपेरिमेंटल रिसर्च कर रहे हैं तो कॉज एंड इफेक्ट वाला हो जाएगा। ठीक है, इसी तरह से आप
कोई और टाइप का हाइपोथेसिस भी यूज कर सकते हैं, और जो लाजमी नहीं कि कॉज एंड इफेक्ट वाला हो। यहाँ तक कोई क्वेश्चन आपका?